Okay, so first of all, welcome you all to the second lecture for introductory econometrics. I would just like to give you a quick recap of what we did last time. So in yesterday's lecture, हमने एक brief discussion किया था regarding what this course is about, what is econometrics, what is the use of this subject. And we went into detail regarding क्या क्या syllabus है हमारा, what is going to be the timeline, and all the technical details regarding the course. And we also started talking about what is the methodology that we follow in econometrics. तो हमने अभी तक किस किस टॉपिक के बारे में बात कर ली थी कि whenever you have any question in front of you, किस तरीके से आप प्रोसीड करते हो. So the question at hand that we were discussing in detail was, does the economic condition affect people's decision to enter the labor force? So this was the question that we started addressing. फिर हमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन को अगर आप एड्रेस करना चाहते हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द वेरिएबल्स जिनका आप यूज करोगे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए. ओके, सो हमने देखा था कि हम जो है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको किस चीज से मेजर कर रहे हैं. जस्ट वांटेड टू रिवाइज ऑल ऑफ दैट. सो इकोनॉमिक कंडीशन को हम किस वेरिएबल से मेजर कर रहे थे लास्ट टाइम? डू वी रिमेम्बर दैट? Unemployment rate. Unemployment rate we were using. And how are we measuring people's decision to enter the labor force? Labor force participation rate. We were using labor force participation rate. Perfect. So ये दो वेरिएबल्स हमने देखा था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. ये दो वेरिएबल्स का यूज करके हम लोग देखना चाहते थे कि इस क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर दिया जाएगा अगर हम इकोनोमेट्रिक्स का थियोरी जो है वो प्रॉपरली अप्लाई करें. ठीक है, सो हमने देखा था कि हमारा पहला स्टेप क्या है, क्रिएट अ हाइपोथेसिस or you can say create a hypothesis or statement of the theory. So then we saw कि already literature में या based on the logic that we have, what is the hypothesis that we have regarding this particular question. तो हमने देखा था कि we have both possibilities available कि हो सकता है कि आप जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इकोनॉमी में बढ़े, दैट मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन अगर कंट्री की इज गोइंग बैड, इट कैन हैपन दैट पीपल विल एंटर द लेबर फोर्स. दैट मीन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होगा. उसका हमने लॉजिक क्या दिया था कि जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इकोनॉमी में बढ़ता है तो काफी फैमिलीज में जो मेन ब्रेड अर्नर होते हैं उनकी जॉब लूज हो जाती है. सो टू सपोर्ट दैट हाउस होल्ड मेनी पीपल एंटर द लेबर फोर्स. ठीक है, so that was one side of the story. There could be other side also, which was the discouraged worker theory. Ki when the unemployment rate is higher, people get discouraged and they move out of the labor force, assuming or thinking and getting discouraged in their head itself कि उनको तो job नहीं मिलेगी या they will get the work at a very low salaries or low wages, इसलिए they move out of the labor force. तो सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन को एड्रेस करना है तो हमें क्या थियोरी है, क्या हाइपोथेसिस है, उस चीज को समझने की जरूरत है. इसके लिए जनरल जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज जो भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है
उसको आप पढ़ते हो, आप उसका लिटरेचर रिव्यू करते हो, एंड देन यू डिसाइड व्हाट इज द प्रिवेलेंट थॉट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है. So that becomes our first step. So we talked about that in detail in yesterday's lecture. अब हमारा once we have made up our mind what is the theory, what are the possible hypotheses around this particular question, हमारा next step हो जाता है अब डेटा कलेक्ट करना है और डेटा की मदद से टेस्ट करना है कि ये जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसका आंसर क्या है, कि इकोनॉमिक कंडीशन जब खराब होती है या फिर इफ इट गोज बैड और इफ बिकम्स गुड, व्हाट हैपेंस टू द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है. सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है दैट इज कलेक्टिंग डेटा. collecting data. So this was your first step and this becomes our second step. कि हमारा सेकंड स्टेप क्या है, डेटा कलेक्ट करना. अब डेटा कलेक्ट किस किस तरीके से हो सकता है, आप बहुत सारे तरीके से चीजें कर सकते हो, ठीक है. फर्स्ट इज हो सकता है कि आप बिल्कुल सिर्फ इसी क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए अपने माइंड में आपने एक पूरा प्रोजेक्ट डिसाइड किया और फिर आप बाकायदा सिर्फ इसी क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए आपने सोचा कि आई वांट टू रन दिस प्रोजेक्ट, आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस टू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और मैं सिर्फ नोइंग कि मुझे ये प्रोजेक्ट रन करना है अब मैं डेटा कलेक्ट करने जाऊंगी. सो दैट बिकम्स योर प्राइमरी रिसर्च, कि आप पहले चीजें डिसाइड कर लेते हो और फिर जो जो भी वेरिएबल आपको चाहिए उस पे आप खुद जाके डेटा कलेक्ट करते हो, उसको प्राइमरी डेटा कलेक्शन बोला जाता है. या फिर at any place wherein you as a researcher are collecting data, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन या प्राइमरी रिसर्च, ठीक है. दूसरे तरीके की रिसर्च क्या होती है, सेकेंडरी रिसर्च. सेकेंडरी रिसर्च का मतलब क्या है कि कोई एक एजेंसी थी जो खुद इन्वॉल्व थी डेटा कलेक्शन में. यू एज अ रिसर्चर वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस. आपने वो जो थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन है या वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, you have used that data to support your research, to study your question of interest, ठीक है. So you can have the possibility of primary research and secondary research as well, ठीक है. So आप primary research भी करते हो and secondary research भी करते हो. So basically you must have seen a lot of your friends who create Google forms and then study data. काफी बार आप you must have come across Google forms like that wherein your friends they are doing some research project and then for that they are collecting data. तो वो किस तरीके की रिसर्च हो गई, प्राइमरी रिसर्च, कि जो भी क्वेश्चन वो स्टडी करना चाहते थे उससे रिलेटेड they want to collect the data, so they themselves are collecting that. सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेंसस एवरी 10 ईयर सेंसस हैपेंस, ठीक है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफी सारे सर्वेज रन करते हैं, फैमिली हेल्थ सर्वे, अलग अलग तरीके के सर्वेज होते हैं. अगर आप उन सर्वेज का यूज करोगे टू स्टडी एनी क्वेश्चन दैट यू माइट हैव, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी रिसर्च. सो बहुत सारा डेटा आरबीआई पब्लिश करता है, बहुत सारा डेटा एनएसएसओ पब्लिश करता है, गवर्नमेंट का भी बहुत सारा डेटा जो है रिलीज होता है जिसको बहुत सारे रिसर्चर्स यूज करते हैं, ठीक है. सो वो सब विल बिकम अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी रिसर्च. सो मोस्ट ऑफ द पीपल rely on secondary research because unless and until you have a very very huge grant, collecting data in itself is a very expensive affair. सो अनलेस आप बहुत हाई लेवल पे जाके या बहुत ही स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर रहे हो, यू यूजुअली रिलाई ऑन सेकेंडरी डेटा फॉर योर रिसर्च पर्पसेस, ठीक है. ओके, सो ये तो हो गया टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन. अब डेटा किस किस टाइप का हो सकता है, ठीक है. सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू विल आइदर रिजॉर्ट टू द सेकेंडरी डेटा सोर्सेस और प्राइमरी डेटा सोर्सेस. अब डेटा किस किस तरीके का हो सकता है, ठीक है. सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा. So you can have basically 3 major types of data, which is first is time series data. Second is cross-sectional data. And
And the third one is a mix of both these two, which is time series and cross sectional, जिसको हम लोग pooled data भी बोलते हैं, pooled data. So it is a combination of time series data and cross sectional data. सो गाइज किसी को भी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू यूज द चैट बॉक्स, इट्स देयर फॉर यू ओनली. एंड अगर किसी को बीच में भी कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द डाउट. डोंट वेट फॉर थिंग्स टू गो वेरी वेरी लॉन्ग एंड देन यू आस्क द डाउट. ठीक है, सो वी विल बी वेरी ओपन इन दैट टर्म्स. ठीक है, okay, so let's first start talking about what is time series data. Time series data, नाम ही सुन के एक फीलिंग आ रही है कि अच्छा, it should have some time component in the data. So जो भी नाम हमें डिपिक्ट कर रहा है, actually the data type is that only. Time series data is basically what? जब कोई भी डेटा कलेक्ट किया जाए over a period of time. Time series data is nothing but it's a data which is collected over a period of time. Data collected over a period of time. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेटा कलेक्ट करूं कि इंडिया की जीडीपी स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 टू 2022, तो मैंने डेटा क्या क्या कलेक्ट किया? जीडीपी ऑफ इंडिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया 2000 में क्या थी, फिर 2001 में क्या थी, ठीक है, फिर 2002 में क्या थी. इस तरीके से आई एम गोइंग ऑन एंड आई स्टॉप टिल द लेटेस्ट ईयर विच वाज 2022. ठीक है, सो जीडीपी इन 2001, ऐसे ही आई एम जस्ट कलेक्टिंग डेटा टिल जीडीपी इन 2022. तो इसमें मैंने क्या किया? आई हैव वन वेरिएबल फॉर विच आई हैव कलेक्टेड डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी. ठीक है, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज डेटा. ठीक है, जब आप एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेटा को कलेक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा. अब जो डेटा है, नाम सुन के ऐसा लगता होगा कि ठीक है, इट हैज टू बी सम नंबर्स आउट देयर, बट जो डेटा है इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी नंबर्स. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो क्वांटिटेटिव ही हो इन नेचर. जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो, इट डजंट नीड टू बी क्वांटिटेटिव इन नेचर. हो सकता है कि डेटा आपका जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो, इट कैन बी क्वांटिटेटिव और इट कैन ऑल्सो बी क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब क्या है? जिसमें नंबर्स हैं, जैसे जीडीपी के कुछ नंबर्स होंगे. ठीक है, अगर डेटा मैं कलेक्ट करूं कि आपने 2000, जब भी आपने स्कूलिंग शुरू करी थी, 2000 में तो ऑब्वियसली नहीं की होगी, लेट्स से 2005 से आपकी जो स्कूलिंग है, आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स क्या क्या रहे. ठीक है, सो वो क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, नंबर्स यू हैव. बट क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या हो गया? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक पॉलिसी है. ठीक है, मान लो लेट्स से सपोज आई एम समवन हु इज बिलो पॉवर्टी लाइन. ठीक है, सो अब बिलो पॉवर्टी लाइन में आने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में मैं उस क्राइटेरिया को मीट करती हूँ, दूसरे ईयर में आई एम नॉट मीटिंग दैट क्राइटेरिया. ठीक है, सो लेट्स से माय वेरिएबल दैट आई एम कलेक्टिंग इज whether I am a part of the BPL program or not. ठीक है, whether I am below poverty line or not. So it's a yes or no variable, right? So it's a qualitative variable. ठीक है, so it's a yes or no variable. तो मान लो 2000 में yes I was a part of that policy, अगले ईयर में I may not. So it's a yes or no variable जिसके लिए आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो. So qualitative डेटा का एग्जाम्पल और क्या हो गया कि आपका जेंडर क्या है. ठीक है, so it's just some categories that you have, right? It could be whether what is your working status, are you working or not. So it is also a yes or no answer. ठीक है, so data जो भी आप collect कर रहे हो, it can both be quantitative और qualitative. अलग अलग तरीके के डेटा जो है हम लोग देख सकते हैं.
सो यू विल हैव अ चैप्टर लेटर ऑन विच इज चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग बोलते हैं डमी वेरिएबल, ठीक है. यू विल कम टू नो अबाउट दैट. सो वहां पे हम लोग क्वालिटेटिव डेटा की काफी सारी बात कर रहे हैं. व्हाट हैपेंस, व्हाट टू डू व्हेन यू हैव अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है. सो क्वालिटेटिव डेटा का एग्जांपल ये हो गया कि whether you have a bachelor's degree or postgraduate degree, or you have like your maximum study has been till class 12. So इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है. सो ये जो डेटा टाइप है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, दिस विल बी एप्लीकेबल अक्रॉस डिफरेंट डेटा टाइप्स. सो टाइम सीरीज में भी ये चीज हो सकती है, क्रॉस सेक्शनल में भी हो सकती है, और पूल में भी हो सकती है, ठीक है. So is it clear like what is time series data and what is quantitative and what is qualitative data types? Is that fine, guys? Yes, ma'am. Okay, a quick show of thumbs up, a quick show of hands if it's fine or not. Okay. Okay, hello Kanak, good morning. Hello Dimple, hello Akshaj. ओके, ऑलराइट, ठीक है. तो टाइम सीरीज डेटा हमें क्लियर हो गया. अब दूसरे टाइप ऑफ डेटा. सो टाइम सीरीज डेटा का एक एग्जांपल, मतलब अलग अलग तरीके से एग्जांपल हो सकते हैं. इट्स जस्ट दैट इट शुड हैव इट्स सीरीज ऑफ टाइम पीरियड्स फॉर व्हिच यू हैव कलेक्टेड डेटा, ठीक है. ओके, सेकंड टाइप ऑफ डेटा इज क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है. क्रॉस सेक्शनल डेटा. क्रॉस सेक्शनल डेटा, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई एक क्रॉस सेक्शन पे डेटा कलेक्ट किया गया है. सो इट्स लाइक यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. सो इसका मतलब क्या है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव कलेक्टेड डेटा. उसको हम लोग एक तरीके से क्रॉस सेक्शनल डेटा बोलते हैं, ठीक है. सो क्रॉस सेक्शनल डेटा एक्चुअली है क्या, इट इज डेटा on one or more variables which is collected at a particular point of time. So let's say right now if we say ki of all the people who have joined in the class along with me, who all had breakfast or not. So right now we are asking this question to everybody. So it could be a yes or a no answer. इसी तरीके से maybe let's say the data that I have is कि दुनिया में जितनी भी countries हैं, we don't know the exact numbers. So let's say it's greater than 193, ठीक है. जितने भी कंट्रीज हैं उन सबका अगर आप जीडीपी कलेक्ट करोगे फॉर 2022, सो वो किस तरीके का डेटा है, क्रॉस सेक्शनल, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बहुत सारे यूनिट्स के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है. सो अलग अलग कंट्रीज के लिए जीडीपी क्या होगा फॉर 2022, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है. सो एक क्रॉस सेक्शन है जिसको आपने वहां पे क्रॉस सेक्शन पे एक स्नैप ले लिया, एक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है. इट्स नॉट लाइक यू आर टेकिंग द डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है. सो एग्जाम्पल कुड बी जीडीपी ऑफ all the countries, let's say any a specific set of 150 countries, in 2022. Yes, yes Manya, it will be a quantitative data because GDP will be numbers in terms of. Ma'am, I'm asking what was quantitative data? So anything which has numbers. Okay. So that is quantitative. Okay. Okay. All right. So cross sectional data so time series data matlab ki over a period of time. This is time series. Cross sectional matlab anything which is at a particular point of time. So something like this. So ये एक cross section हो गया. This becomes a time series element कि over a period of time. ठीक है. So this is cross section. This is time series.
अब पूल्ड डेटा, द थर्ड टाइप पूल्ड डेटा, उसका मतलब क्या होगा, वहां पे मेरे पास दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए, मेरे पास क्रॉस सेक्शन भी होना चाहिए और मेरे पास टाइम सीरीज भी होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, सो जैसे टाइम सीरीज में मेरे पास डेटा जो था वो क्या था कि इंडिया जो है, वन वन यूनिट इज इंडिया, इंडिया की जीडीपी स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 टू यहां से लेके 2022 तक। सो इंडिया के लिए अलग अलग जीडीपी नंबर्स जो थे, दैट वाज माय डेटा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि 2022 में 150 जो कंट्रीज हैं उनकी जीडीपी क्या होगी। ठीक है, सो देयर वी हैड अ डेटा लाइक दिस कि इंडिया का जीडीपी, दूसरी कंट्री का, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनका डेटा आपने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है। बट व्हाट इफ आई से कि आई हैव डेटा for all the 150 countries that I had of GDP from 2000 to 2022. तो बेसिकली क्या है, 2021 में कितना जीडीपी था सारे कंट्रीज का, वो मेरे पास डेटा है। 2020 में क्या था, वो भी डेटा है। इसी तरीके से मेरे पास ये पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है, जिसपे मेरे पास ये अलग अलग पॉइंट्स पे डेटा है। सो यहाँ पे इंडिया हो गया, यहाँ पे सम अदर कंट्री, सम अदर कंट्री, सम अदर कंट्री, इस तरीके से I have data available for all these countries. So इस तरीके के डेटा को हम क्या बोल रहे हैं, this is called pooled data। ठीक है, जिसमें टाइम सीरीज का भी एलिमेंट है और जिसमें क्रॉस सेक्शन का भी एलिमेंट है। ठीक है, सो पूल्ड डेटा। मैम जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कंट्रीज और वर्टिकल जो है वो हमारा टाइम पीरियड में years है। Yes, yes. So this is countries and this is time। ठीक है, बट जो अभी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पूल्ड डेटा। अब इसमें स्पेशल क्या है कि हम सेम सेट ऑफ कंट्रीज, मान लो जो सेम सेट ऑफ 150 कंट्रीज हमने डिसाइड की थी, उन्हीं के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव द डेटा अवेलेबल। तो जब आपके पास एक सेम क्रॉस सेक्शन के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेटा अवेलेबल होता है, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर, सेम क्रॉस सेक्शन के लिए। ठीक है, सो 150 कंट्रीज हैं जो डे 1 पे हमने डिसाइड कर लिया, जो 2000 पे डिसाइड कर लिया, सेम कंट्रीज, एग्जैक्ट सेम कंट्रीज शुड बी रिपीटेड टिल 2022। इफ दैट इज द केस, अगर आपका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनल डेटा। सो पैनल डेटा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पूल्ड डेटा। ठीक है, so this example that we have done, this is an example of panel data, which is nothing but a special case of pooled data। ठीक है, सो जब आपके पास सेम क्रॉस सेक्शनल यूनिट के लिए बार बार डेटा रिपीट हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनल डेटा। ठीक है, अब इसका दूसरा चीज जो ऑपोजिट केस हो सकता था वो ये था कि मान लो कि मैंने 4 कंट्रीज चूज की, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड लेट्स से श्रीलंका। ठीक है, सो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका। ठीक है, 2000 में ये 4 कंट्रीज के लिए डेटा कलेक्ट कर लिया जीडीपी का, फिर 2001 में कोई और 4 कंट्रीज के लिए डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर अगले साल इंडिया की दोबारा से एंट्री हो गई और वो तीनों कंट्रीज अलग हो गए। सो एवरी सिंगल ईयर आप टाइम सीरीज, लाइक यू आर कलेक्टिंग डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट आपका क्रॉस सेक्शन यूनिट सेम नहीं है। सो ऑल यू हैव, लाइक द वे यू डिफाइंड इट इज कि आपके पास सिर्फ 4 कंट्रीज हैं, वो कौन सी 4 कंट्रीज हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड। उस तरीके के डेटा बिकम्स अ जनरल एग्जांपल ऑफ अ पूल्ड डेटा। बट वो अगर स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए ही रिपीट हो तो उसको पैनल डेटा बोलते हैं। सो पूल्ड डेटा का जनरल डेफिनेशन वुड बी it contains the elements of both time series and cross section. If it's the same cross section repeated over time, it's called panel data. ठीक है, but general definition is time series और क्रॉस सेक्शन को अगर आप मिंगल कर देते हो तो इट बिकम्स पूल डेटा। ठीक है, okay, is that fine guys? The data types are clear? Any confusion till this point?
इट्स फाइन? Yes, ma'am, it's fine. ओके परफेक्ट. चलो, तो हमारा पहला स्टेप क्या था? व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड द क्वेश्चन दैट यू आर डिस्कसिंग. सेकेंड स्टेप, वो जो भी आपकी थियोरी है, जो भी आपके वेरिएबल्स डिसाइड किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए, गेट द डेटा फॉर दैट. ठीक है. सो आप सिर्फ 2 वेरिएबल्स पे डेटा कलेक्ट नहीं करते हो, you also collect data on various other variables which could be relevant to your question. So वो कैसे करते हैं, and all of that we will be doing while we are studying the problems in reality, all the technical aspects. But first step, hypothesis decide करो. Second step, data collect करो. अब मान लेते हैं ये दोनों स्टेप हमारे कवर हो चुके हैं. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है इन दिस स्टडी ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि इकोनॉमिक कंडीशन का क्या इंपैक्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे. 2 स्टेप्स हो गए. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप. ठीक है. सो व्हाट इज माय थर्ड स्टेप? माय थर्ड स्टेप इज आई हैव टू स्पेसिफाई द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ. अब यहाँ पे जैसे कि मैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में हम लोग बात करें, सो यू हैव टू स्पेसिफाई द मैथमेटिकल मॉडल which kind of shows the relationship between unemployment and labor force participation rate. So specify the mathematical model of labor. Okay, my pencil has stopped working. Just okay. Guys, allow me 30 seconds to resume all of this. Okay, fine. All right. So I have to specify what is the mathematical model between unemployment and labor force participation rate. ठीक है. तो मुझे क्या जानना है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बीच में किस तरीके का मैथमेटिकल रिलेशनशिप होना चाहिए. शुड दे हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप, डू दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब किस तरीके का रिलेशनशिप है. डू दे हैव अ क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप, डू दे हैव अ लॉगरिथमिक रिलेशनशिप, डू दे हैव एन एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप. किस तरीके से मैं डिफाइन करूं कि अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का आपस में क्या लेना देना है. ठीक है. सो बेसिकली वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एनी 2 वेरिएबल्स. जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास दिस इज माय y वेरिएबल एंड दिस इज माय x वेरिएबल. ठीक है. x वेरिएबल यूजुअली हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इंपैक्ट करती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को. तो वी वांट टू सी कि हाउ अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट्स द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. सो जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, व्हाट इज द वेरिएबल जिसका इफेक्ट आप देखना चाहते हो, व्हाट इज द वेरिएबल जिसका आप इफेक्ट देखना चाहते हो. इज इट अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? If you relate that to the question. So the question was, how does economic condition affect labor force में entry या exit. ठीक है. So my question to you is कि what is the variable जिसका impact आप देखना चाह रहे हो. लेबर फोर्स एंट्री, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का इम्पैक्ट आप देखना चाह रहे हो, या फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हो. Unemployment rate. Unemployment rate. So effect of x on y, unemployment. Anybody having any other ideas, any thing other than unemployment किसी के दिमाग में आ रहा हो? हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट पे. सो एक्चुअली देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था कि इकोनॉमिक कंडीशन का इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या होता है ऑन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, या फिर लोगों के लेबर फोर्स में एंट्री या एग्जिट पे. तो मैं क्या देखना चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर इकोनॉमिक
कंडीशन में चेंज आ रहा है तो लोगों की एंट्री या एग्जिट में क्या चेंज हो रहा है, राइट? तो मेरा मेन वेरिएबल जिसका इफेक्ट मैं देखना चाहती हूँ वो क्या है कि इस चीज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस चीज पे, राइट? I want to go from this side to this side and not this side to this side. I am not saying ना कि जब लोग जो है, जब लेबर फोर्स में लोग एंट्री या एग्जिट होता है तो उससे इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. दैट्स नॉट आई हैव फ्रेम्ड माय क्वेश्चन, राइट? I have framed it in terms of, do the economic condition impact people's entry or exit into the labor force? So what is the primary variable जिसका मैं impact देखना चाहती हूँ? Economic condition का, ठीक है? So that's why my economic condition becomes my independent variable जिसका मैं impact देखना चाहती हूँ, right? Does that make sense? Yes. Okay. Yes, ma'am. Manya, is it fine? Yes, ma'am. ओके, परफेक्ट. तो इसीलिए जिसका इम्पैक्ट हम लोग देखना चाहते हैं उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल. क्योंकि हमारे हाइपोथेसिस सारे किस तरीके से कि भाई अगर अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को क्या 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 होने वाला है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है? इसीलिए हमने इसको x से रिप्रेजेंट किया है और इसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? ओके, सो ऑल राइट. सो हमारा थर्ड स्टेप क्या था कि मुझे मैथमेटिकल मॉडल जो है फिगर आउट करना है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में मैं किस तरीके से रिलेशनशिप को समझूं, ठीक है? चलो, तो आई हैव वन क्वेश्चन टू यू, ठीक है? I will show you a few graphs, ठीक है? And based on that you have to tell me कि what is the expected shape या expected equation that you're expecting between x and y, ठीक है? So from now on I'll just not write UN and LFPR. I'll just write x and y for the ease of discussion. So this is x, this is y, ठीक है? This is y and this is x. So suppose मैंने क्या किया, मेरा सेकेंड स्टेप था डेटा कलेक्ट करना, ठीक है? तो मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर अ पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, व्हाट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, उसका डेटा अवेलेबल है, ठीक है? फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स या जिस भी तरीके का डेटा मेरे पास है. तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्कैटर प्लॉट बनाया. आर यू गाइज अवेयर ऑफ व्हाट इज अ स्कैटर प्लॉट? Yes, ma'am. ओके, स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट मतलब आप अपने फॉर अ पर्टिकुलर एक्स वैल्यू व्हाट इज द वाई वैल्यू, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को जब आप ग्राफ पे बस पुट कर देते हो तो जिस तरीके का डायग्राम आता है उसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट, ठीक है? तो आपने एक स्कैटर प्लॉट बनाया. तो हमारा जो सेकंड स्टेप था डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास प्लॉट आ रहा है, ठीक है? हो सकता है मान लो मेरे पास डेटा जो है कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है? कि इस तरीके से मेरा डेटा मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है? दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी. मेरे पास हो सकता है कि शायद इस तरीके से भी डेटा अवेलेबल हो, विच इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है? दिस कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी, ठीक है? Any the other possibility that I might have is something like this. ठीक है? The other possibility that I might have could be something like this. ठीक है? Which is this. Or I could also have a possibility which is something like this. So what is your task at hand? Your task is कि ये जो डायग्राम्स हैं, ये जो स्कैटर प्लॉट्स हैं, इसको देख के आपके दिमाग में किस तरीके का इक्वेशन आ रहा है. फॉर द फर्स्ट वन, what is coming to your mind? X equal to Y. So x equal to y, okay, perfect. And what if I do something like this? I mean, okay, x equal to y, that was a tricky one. Okay, what if it's something like this? X plus Y is equal to X plus C. Okay, so basically something like
y equals to mx plus c, right? Yes, ma'am. Everybody clear with this, why this is coming to our head? Because हमें लग रहा है कि अच्छा इन दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लीनियर होना चाहिए, right? For the first diagram, that's what we are thinking. Yes, ma'am. Okay, चलो दूसरा डायग्राम देख के किस किस तरीके के फंक्शंस दिमाग में आ रहे हैं? So this is the second one. What do you think is coming to your mind? Y is equal to x square. Y equals to x square. Okay. Any other ideas? Any other thing which is popping in your head? X cube also, ma'am. X cube. Okay, x cube also. ठीक है. What else? Okay, चलो we'll stick to that. So basically मेरे पास अगर मेरे पास y equals to x square है, उसका diagram should look something like this, right? And x cube का diagram also looks something like this. It's just that जब आप negative direction में जाते हो तो it goes down, and for x square it becomes something like this, right? So we can have both these possibilities, right? Yes or no? All of us agree with that? Yes, ma'am. ठीक है. Third diagram में what is coming to our mind? Ax plus by is equal to c. So basically this is also some sort of a linear equation that is coming to our head. Y equals to mx plus c. Same thing, Yes, ma'am. right? So यहाँ पे भी मेरे पास equation मेरे दिमाग में आ रहा है. So y equals to mx plus c is nothing but a general formula for equation of a line, where your m is the slope and c is your intercept. ठीक है, c is your intercept, vertical intercept. ठीक है, तो अगर m की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो आपका स्लोप डाउनवर्ड हो जाएगा. अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो आपका स्लोप अपवर्ड हो जाएगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाएगा, राइट? What about this one? Y is Y equal to some constant. Y equals to some constant, right? So this can also be something like this. Y equals to mx plus c, जिसमें m की वैल्यू 0 हो जाए, right? So slope becomes 0. It's a constant line, right? Yes or no? Do we agree with that? Yes, ma'am. ठीक है? Okay. What about this one, guys? X y is equal to c. X, y equals to c. Any other ideas? मैम x y में पावर चेंज हो सकता है. पावर चेंज हो सकता है. सो बेसिकली कहीं ना कहीं मेरे पास x और y के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए. So we will not complicate our situation, and the most basic thing that comes to our mind is y equals to a by x, right? कि जैसे जैसे x की value is going up, my y value will go down, and a is a positive number, right? Something like this. So do we all agree? So far so good. तो जो भी हमारे मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हम क्या करेंगे? अगर या तो हमें दो तरीके हैं, या तो हमें थियोरी जो भी हमने पढ़ी है, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टू बिलीव कि मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए. जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि यूजुअली जो कॉस्ट फंक्शंस होते हैं उनको हम क्यूबिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. देयर इज सम रीजनिंग बिहाइंड दैट कि क्यूबिक फंक्शन some nice good properties, real world properties satisfy करते हैं. तो unless अगर या तो आपको थियोरी एक डायरेक्शन दे दे कि ये जो दो वेरिएबल्स आप स्टडी करना चाहते हो इनके बीच में ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको थियोरी वो चीज नहीं बता पाती है कि वो जो दो वेरिएबल्स आप स्टडी करना चाहते हो उनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है, तो आप क्या करते हो? यू डू दिस, you do a scatter plot between the two variables that you have, and you kind of try to think कि किस तरीके का मैथमेटिकल फॉर्म जो है फिट हो रहा है in your study of those two variables that you want to see. ठीक है?
So first thing, either theory guides you, जो भी theory है, underlying theory regarding your question of interest, either theory gives you the answer कि किस तरीके का mathematical form होना चाहिए. जैसे बहुत सारे production function जो है कॉब डगलस माने जाते हैं, ठीक है. There is a very nice relationship कि ठीक है, okay, आप some portion of your income you want to spend on labor, some portion of your income you want to spend on capital. अगर इस तरीके की properties जो है हमें पता है कि एक कॉब डगलस production function में satisfy होती हैं, ठीक है. So either theory guides you to decide कि mathematical form क्या है. If theory doesn't guide you, what do? You do a scatter plot and see कि इन जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है. सो सपोज हमने देखा कि जो दो वेरिएबल्स थे उनके बीच में मान लेते हैं कि इस तरीके का रिलेशनशिप था. फॉर एग्जाम्पल, I don't have any reason to believe why that is the case, but let's say कि स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया और इस तरीके से आ गया, ठीक है. सो मेरे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म होनी चाहिए, हाउ शुड दैट बी? So first of all, we did a scatter plot to see the relationship between the two variables. अब वो रिलेशनशिप का यूज करके मान लेते हैं कि हमें आ गया कि ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में. इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में मतलब जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है तो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्रीज होता है. आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई हैव नो रीजन टू बिलीव दैट, ठीक है. द डेटा विल टेल मी, द थ्योरी विल टेल मी, एंड एवरीथिंग विल टेल मी. व्हेन आई डू द इंटायर एनालिसिस, देन आई विल गेट एन आंसर कि व्हाट इज द करेक्ट थिंग, ठीक है. बट ऑन द फेस ऑफ इट, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करने से हमें ये लग रहा है, मान लेते हैं, ठीक है. सो इनवर्स रिलेशनशिप मान लो मिल गया, ठीक है. तो अब मुझे ये देखना है कि किस तरीके का मैथमेटिकल फॉर्म है जो इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकता है. तो हमने देखा कि ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्म है, दिस कैन जस्टिफाई और दिस कैन रिप्रेजेंट एन इनवर्स रिलेशनशिप. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगी, दैट मीन्स आपका x और y के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, ठीक है. तो इस तरीके का फॉर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट. ओके, सो सपोज हमने जो मैथमेटिकल फॉर्म जो यूज किया, मॉडल जो यूज किया, इट कुड बी समथिंग लाइक कि भाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट. सो m को हम लोग मान लेते हैं b1 प्लस b2 unemployment rate. So this is unemployment rate, and this is your labor force participation rate. ठीक है. और B1 क्या है, ये भी कोई एक कांस्टेंट है. B2 क्या है, ये भी कोई एक कांस्टेंट है, ठीक है. अब B1 का नंबर क्या होगा, B1 का साइन क्या होगा, B2 का क्या साइन होगा, वो हमें बताएगा कि आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, वो 1-to-1 है कि is it like upward sloping or is it downward sloping, is it directly related or is it inversely related, ठीक है. So B1 जो है, what is that? B1 का टेक्निकल नेम क्या है? B1 जो है, that is my intercept and B2 is nothing but my slope, ठीक है. तो स्लोप हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है. अगर मेरी स्लोप पॉजिटिव हो गई, ठीक है, तो आई विल नो कि विच इफेक्ट इज डोमिनेटिंग. इज इट द एडेड वर्कर हाइपोथेसिस और इज इट द डिस्करेज्ड वर्कर हाइपोथेसिस? कौन सी हाइपोथेसिस डोमिनेट कर रही है? बोथ, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है. आई विल गेट टू नो विच इफेक्ट इज डोमिनेटिंग. सो विच इफेक्ट, ये सब जो डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट स्टेप विच इज क्रिएटिंग द हाइपोथेसिस. तो हमने दो हाइपोथेसिस पढ़े थे, डिस्करेज्ड वर्कर हाइपोथेसिस एंड एडेड वर्कर हाइपोथेसिस.
तो बेस्ड ऑन वेदर योर स्लोप बिकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वी विल गेट टू सी कि विच इफेक्ट इज डोमिनेटिंग. ठीक है. सो सबसे पहले yeah, before we move on, any doubts in the third step? So हमारा let me just summarize all of that. So सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाया, डेटा कलेक्ट किया. थर्ड इज, अब जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो दो भी आपके वेरिएबल्स हैं विच आर इम्पोर्टेंट टू यू, यू वांट टू नो कि उनके बीच में किस तरीके का मैथमेटिकल रिलेशनशिप है. ठीक है. सो आइदर थियोरी गाइड्स यू, जो भी थियोरी आप पढ़ रहे हो, जो लिटरेचर रिव्यू है, दैट गाइड्स यू कि किस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए. जैसे मोस्टली जब भी आप ग्रोथ रेट रिलेटेड डेटा देखते हो ना, जीडीपी ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट, काफी जगह वहां पे लॉग फॉर्म यूज होती है, लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ दैट. तो वो एक अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्म्स प्रिवेलेंट होते हैं, पॉपुलर माने जाते हैं. सो वी यूज दैट. ठीक है. अब अगर वैसे हमें नहीं समझ में आ रहा है या हमें कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से प्रोसीड करें, सो वी ट्राई टू प्लॉट, स्कैटर प्लॉट एंड सी कि किस तरीके का रिलेशनशिप आ रहा है, एंड देन वी ट्राई टू फिगर आउट कि इस तरीके के रिलेशनशिप को किस तरीके से मैथमेटिकली मॉडल किया जा सकता है. ठीक है. सो दैट बिकम्स आवर थर्ड स्टेप. ठीक है. गाइज, एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट इन the entire discussion? मैम Any- जो हम अभी केस ले रहे थे उसमें तो जो डायग्राम था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, तो इस केस में तो स्लोप नेगेटिव ही आएगी ना, पॉजिटिव कैसे आ सकती है? नहीं, इट्स नॉट. सो ऐसा हमें स्टार्टिंग में लग रहा है, हो सकता है ये ट्रू हो या हो सकता है नहीं हो, क्योंकि ये हमने बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट किया है. धीरे धीरे अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, आप सिर्फ 2 वेरिएबल्स ऐड कर सकते हो, राइट. बट क्या जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, कोई भी इंसान लेबर फोर्स में एंट्री करेगा या एग्जिट करेगा, ओनली अनएम्प्लॉयमेंट डजंट डिसाइड दैट, राइट. लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर इन्वॉल्व, कि मेरे फैमिली में ऑलरेडी इनकम कितनी है, मेरी एजुकेशन क्या है, बहुत सारे बाकी वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हैं. ठीक है. सो ये एक जनरल आइडिया लेने का तरीका है. ठीक है. ओके मैम. और सेकंड और फिफ्थ की इक्वेशन कैसे आई थी, फिर से बता दो. सो यूजुअली हमारा टेक्निक क्या होता है इस चीज को समझने का, वो ये है कि यूजुअली जैसे ग्राफ्स बनते हैं, कि मान लो अगर आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट. सो वी जस्ट ट्राई एंड मैच द फेमिलियरिटी बिटवीन दीज टू. That's it. There could be any other function which exactly represents something like this, but the general funda in life and economics is also कि चीजें जितनी सिंपली एस्टैब्लिश हो जाएं, जितनी सिंपल चीजों का यूज करके चीजें एस्टैब्लिश हो जाएं, डू दैट. सो ये देखते ही मुझे सबसे सिंपली दिमाग में क्या आ रहा है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप. सो मैं बस इन दोनों के बीच में फेमिलियरिटी चेक कर रही हूँ, क्या फेमिलियरिटी है, एंड दैट्स हाउ आई एम ट्राइंग टू सी कि शायद इनके बीच में क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप हो सकता है. ठीक है. और y इक्वल्स टू x क्यूब कैसे? सो क्योंकि जब आप एक्स क्यूब का ग्राफ देखोगे वो भी ऐसा ही लगता है. ओके. ठीक है. सो जब आप डायग्राम देखोगे, बोथ ऑफ देम लुक द सेम, लाइक सिमिलर. ठीक है. ओके. ऑल राइट. ओके गाइज, एनी अदर डाउट्स? So far so good. Ma'am, could you just repeat the equation that you've written here for the labor force participation rate, just to This one? clarify? Yeah. So this is like, you can see it like this. देखो, okay, ये क्या है? This is my y. Okay, this is my y. This is m. This is x, and this is c. So y equals to mx plus c. इस तरीके का एक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है. So my x variable was unemployment rate. This m is my slope. I'm just writing it as B2 because now we will have to, start thinking about the terminologies जो धीरे धीरे हम लोग यूज करेंगे. ठीक है. सो हमारे पास लेटर ऑन बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे, तो हम जनरली इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे? B1 प्लस B2 सम वेरिएबल प्लस B3 सम वेरिएबल प्लस B4 सम वेरिएबल, टू नो कि कौन सा वेरिएबल, कौन सा कोएफिशिएंट कौन से वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग है. ठीक है. बट एक्चुअली इट्स जस्ट द डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है. दिस इज माय x वेरिएबल.
Okay, did you say got it? Yes, sir. Okay, okay. ठीक है. So this is M and this is your intercept. ठीक है? Okay. Any other doubts? Any other concerns? No, we are good. Chalo ji. So guys, let's do one thing. Let's take a quick 10 minutes break. It's 10:55 right now. I don't want to, like just start the fourth point in the middle and then take a break in between. So we will start talking about the fourth step. 3 steps we are already discussed, and we'll talk about the fourth step now. So let's take a quick 10 minutes break. Let's come back at 11:05 and then we will resume and finish all the steps involved in the study. Okay? So ma'am, will we play a song in the break? Yes, why not? Okay. Okay, guys. So far we have done 3 steps in the entire process of what is the methodology. So hypothesis, data, and finding out the mathematical model between the variables of interest. अब हमारा जो next step होने वाला है, that is going to be the fourth step, which is what is the statistical model that we have. So specifying the statistical model or you can say specifying the econometric model. Or of labor force participation rate. So basically देखो, अभी तक हमने जो ऊपर रिलेशनशिप बताया, which was a linear one, it was something like y equals to mx plus c. ठीक है? It was a linear relationship. देखो, there is a difference between mathematical relationship and statistical models, yes, या econometric relationship and all that. What is the difference? Mathematical relationships हमेशा exact होते हैं, ठीक है? So suppose मैं आपके लिए यहाँ पे y equals to let's say 4x square. This is a function. This is a relationship between x and y. If I write it like this, तो इसका मतलब क्या है कि whenever my x value is 1, what is my y value? What is my y value when x value is 1? My y value has to be 4. ठीक है? If my x value is 2, my y value has to be what? 4 into 4, which is 16. ऐसे ही मैं x की अलग अलग वैल्यूज अगर लिखूंगी तो मेरे पास y के एग्जैक्ट वैल्यूज होंगे. देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो डाउट इन माय हेड कि अगर मुझे x पता है तो मुझे y की वैल्यू के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x. ठीक है? बट जब भी हम इकोनोमेट्रिक्स में 2 वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू हैव एन एग्जैक्ट रिलेशनशिप. ऐसा नहीं होने वाला है कि मान लो मैंने प्रॉपरली चीजें एस्टिमेट भी कर दी, ठीक है, जो भी मेरा रिलेशनशिप था अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बीच में. लेट्स से दैट टर्न्स आउट टू बी y इक्वल्स टू लेट्स से -2x + 2. ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर 1% है तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप माय y शुड बी व्हाट? सो ओके, लेट मी राइट दिस प्रॉपर्ली. सपोज मेरा रिलेशनशिप जो है वो ये आता है, y इक्वल्स टू -2x + 2 and x is unemployment and this is labor force participation rate. ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% है, अगर x is 1% तो y value should be what? 0, right? Labor force participation rate is 0. I mean, although it doesn't make sense practically, labor force participation rate 0 का मतलब क्या है? जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें से कोई भी इंसान काम नहीं कर रहा है, बट अज्यूमिंग लाइक इट्स अ फीजिबिलिटी एंड समथिंग लाइक दैट, तो हमें अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% दिया है तो एग्जैक्टली आई शुड हैव दिस सिचुएशन. बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकली व्हेन यू आर डीलिंग विद डेटा ऑफ सच सॉर्ट जहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स हैं which can influence your relationships, you are never going to have an exact relationship between any 2 variables. आपके पास हमेशा एक approximate relationship होगा. ठीक है?
इसीलिए हम कभी भी मैथमेटिकल जो मॉडल है उससे सिर्फ आइडिया लेते हैं एंड वी इनकॉर्पोरेट इट इनटू अ स्टैटिस्टिकल मॉडल, ठीक है। अब हाउ इज दैट गोइंग टू लुक लाइक? तो हम क्या करेंगे, नाउ वी विल पुट एन एलिमेंट इनसाइड आवर मॉडल। इसका मतलब क्या है कि हम एक एरर टर्म को इनकॉर्पोरेट करेंगे, रैंडम एरर टर्म, कि भाई इस रिलेशनशिप के हिसाब से आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बीच में ये रिलेशनशिप होना चाहिए, बट कोई ना कोई एरर हो सकता है। सो यू अलाउ फॉर दैट पॉसिबिलिटी इन योर मॉडल, दैट बिकम्स योर स्टैटिस्टिकल मॉडल, ठीक है। सो व्हाट आर वी डूइंग? आई एम अलाउइंग for the influence of all the other variables which affect labor force participation rate using a single variable, जिसको हम लोग U बोल रहे हैं, ठीक है, in a catch all variable। catch all मतलब ये सारे influence को catch कर रहा है, like all of the influences are incorporated within this variable which is, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, U, which is my random error term, ठीक है। तो once we do that, so basically हम कर क्यों रहे हैं? जैसे देखो लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल किया था कि आपके जो स्टडी है, लाइक आपने कितनी स्टडी की, आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, क्लास 12 किया है, हाउ विल दैट इम्पैक्ट योर अर्निंग पोटेंशियल? तो हमने सिर्फ दो वेरिएबल्स देखे थे कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एजुकेशन दैट यू हैव एंड व्हाट इज योर अर्निंग पोटेंशियल, ठीक है। तो अर्निंग पोटेंशियल सिर्फ एजुकेशन पे तो डिपेंडेंट नहीं है, it's also dependent on how wealthy you already are, what is the level of your parents' education, what is the place of residence that you have। अगर कोई मुंबई में रह रहा है as opposed to let's say someone is living in a far-fetched village, so opportunities का बहुत difference होगा, ठीक है। किस तरीके के फ्रेंड सर्कल है आपका, ठीक है, ये सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी। आपको टेक्नोलॉजी का एक्सेस है या नहीं, बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी आपके अर्निंग पोटेंशियल को, ठीक है। लेकिन आप हर चीज आप सोचो कि चलो ठीक है, इस वेरिएबल के लिए मैंने कंट्रोल कर लिया, इसका डेटा कंट्रोल कर लिया। आप हर चीज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सो वेन एवर यू आर डूइंग एनी सच काइंड ऑफ स्टडी, इट इज बाउंड टू हैपन कि आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिसको या तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, या तो फिर आप उस पर डेटा कलेक्ट नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आपने उस पर डेटा कलेक्ट कर भी लिया तो वो दैट विल बी प्रोन टू एरर। कई बार टेक्निकल चैलेंजेस के वजह से आपके पास अप्रोप्रिएट डेटा नहीं मिल पाता है। कलेक्टिंग डेटा इज in itself is a very big challenge। so बहुत सारे problems होंगे while dealing with that, इसीलिए you allow for that possibility कि आपके पास एक non exact relationship होगा, आपके पास एक approximate relationship होगा। तो आप क्या बोल रहे हो कि ठीक है, मोटा मोटा relationship तो यही है, but I am allowing for some error because there are so many variables which could impact labor force participation rate, so I am accepting it and I am allowing that to happen, ठीक है। तो तब एक तरीके से आप एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप की तरफ आ रहे हो जब आप एक रैंडम एरर टर्म को अपने मॉडल में इंट्रोड्यूस कर देते हो, ठीक है। सो इन दिस केस अब मेरा फाइनली रिलेशनशिप क्या बन जाएगा कि भाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है दैट इज B1 plus B2 unemployment rate and then plus this U which is called error term or you can say random error term, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है? दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल and this is the independent variable on the right side। ठीक है, जिसपे आप इम्पैक्ट देखते हो
वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. जिस चीज को आप चेंज कर रहे हो that becomes your independent variable. ठीक है, and this is your error term. B1 is your intercept, B2 is your slope. ठीक है, so this is your dependent variable, this is the intercept, this is slope, this is the independent variable, and this is your error term. So you should know what all of these terms mean. ठीक है. Okay, there is one point that I want to specifically highlight here. देखो, कोई भी statistical relationship होती है वो कभी भी causal नहीं होती. So let me first write it and then I'll explain. ठीक है. So any statistical relationship can never establish causal connection, causality. ठीक है, तो causality जो है it should come from outside. From some theory, etc. So इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे हमने क्या रिलेशनशिप लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है. I am just trying to figure out what is the relationship between them. I can't say कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज होने की वजह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट चेंज होता है. I can't make this claim that unemployment rate changes are causing the changes in labor force participation rate. This relationship just tells you कि इन दोनों के बीच में कोई relationship है. Whether it is a causal relationship or not. Causal relationship का मतलब है कि causing something. ठीक है, जैसे कि let's say for example जैसे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि हम जो बोल रहे थे कि आपके एजुकेशन लेवल कितना है और आपका अर्निंग पोटेंशियल कितना है. ठीक है, इसके बीच में हम लोग रिलेशनशिप देख रहे थे और हमें पता चला कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन लेवल जिसकी हाई होती जाती है अर्निंग पोटेंशियल उतना ही हाई हो जाता है. आप सिर्फ उतना ही बोल सकते हो कि एजुकेशन लेवल इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ हम विटनेस कर रहे हैं कि अर्निंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है. वी कांट मेक दिस क्लेम कि योर एजुकेशन लेवल इज कॉजिंग योर अर्निंग पोटेंशियल टू इंक्रीज. व्हाई? क्योंकि देखो, हो सकता है कि कोई भी इंसान को अगर बहुत ज्यादा लेवल ऑफ एजुकेशन करनी हो तो उस इंसान में डिसिप्लिन होना चाहिए. ठीक है, एक परसिवियरेंस होना चाहिए, एक चीजों को एक रूटीन में करना आना चाहिए. और अर्निंग अच्छा करने के लिए, अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए, लेट्स से इफ यू गो फॉर अ जॉब, यू आल्सो नीड दिस स्किल्स. यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, यू नीड टू फॉलो अ रूटीन. ठीक है, so what if it is actually your tendency to be disciplined and being in a routine which is deciding कि earning potential क्या होगा. तो ये एक variable है being disciplined and let's say hard working. ठीक है, तो अगर आप disciplined और hard working हो तो the chances are you will have a higher level of education. क्यों? क्योंकि you know 3 साल मेहनत करनी है, फिर 2 साल और मेहनत करनी है, फिर PhD भी करनी है. Like it requires a sense of discipline and hard work. ठीक है. Second thing, earning potential increase करने के लिए you have to show up every single day. You have to, you know, meet all your deadlines on time. You have to be like, you have to sometimes pull off extra hours out of office also. You have to work overtime. Lots of things are there. ठीक है. So आपको क्या लगेगा कि एजुकेशन लेवल और अर्निंग पोटेंशियल में डिफरेंस है. I mean, वो education level is causing earning potential to increase. But what if it's something hidden, which is कि how disciplined and hardworking you are, because ये education level को भी impact करेगा. तो जो ज्यादा hardworking, ज्यादा disciplined, उसका education level भी ज्यादा, और because of that, because उसके पास ये qualities हैं, तो उसका earning potential भी ज्यादा. So what if ये इस चीज को cause कर रहा था, ना कि ये.
तो ये चीज इसको इंक्रीज करती है और आपको लगता है कि ये इसको इंक्रीज कर रही है, बल्कि जबकि क्या हो रहा है, डिसिप्लिन्ड एंड हार्डवर्किंग होना आपके अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखोगे, आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि दिस इज कॉजिंग दैट। द ओनली थिंग दैट यू कैन मेक अ क्लेम अबाउट इज कि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यू कैनॉट एस्टैब्लिश कॉजालिटी, यू कैनॉट एस्टैब्लिश कॉजालिटी। कॉजालिटी शुड कम फ्रॉम सम अदर सोर्स विच इज, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास थियोरी है जो सजेस्ट करती है कि नहीं एजुकेशन लेवल इम्पैक्ट करता है। अब यूजिंग द सिमिलर एग्जाम्पल, अब जैसे एक एग्जाम्पल है, आईवी लीग कॉलेजेस हैं, ठीक है। So जो भी इंसान Ivy League colleges are basically a set of colleges which are in the US. So like top colleges माने जाते हैं। वहां से जो भी बच्चे निकलते हैं, they get placed in very good places, very good packages and all that, ठीक है। So लोगों को क्या लगेगा कि Ivy League कॉलेज इतना अच्छा है, मतलब इतना एजुकेशन लेवल अच्छा है, मे बी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, something about that college which is causing people to have very high packages, right? ठीक है, on the face of it people might feel that, ठीक है, but is it actually the level of teaching in these colleges which is causing a high packages? We don't know. It could be very well the case. It is, very well talked about point in the press and media कि actually Ivy colleges जो है, जो काम कर रहे हैं, that is selecting the best of people. And when you have the best of people, वो चाहे वो सेम सेट ऑफ बच्चे, चाहे आप JNU में रख दो, चाहे आप IIT दिल्ली में रख दो, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में रख दो, चाहे आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रख दो, they will pull out the same results. So it's not actually the college or the teachers there, but the cohort, the group of students who are there, जिनकी वजह से एक नेटवर्क इफेक्ट है कि सारे इंटेलिजेंट लोग एक साथ अगर रूम में बैठ जाएं, ठीक है, सारे हाइपर एक्टिव, सुपर इंटेलिजेंट एंड बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग जिनको नए नए आइडियाज आते हैं, अगर आपको उनको आईवी लीग कॉलेजेस से हटा के दुनिया के किसी भी जगह पे आप प्लेस कर दो, दे विल बी it's an argument कि they will fetch the same results that they have been getting by going to Ivy League. So it's nothing about the teaching method or pedagogy there which is causing them to get higher packages. It's actually the network effect. But on the face of it, it might look कि इनका teaching जो है वो impact कर रहा है high packages को, या फिर there is something very different about these colleges which is causing the high packages to happen. ठीक है, so जब भी कोई दो वेरिएबल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं, we can never comment about causality कि this is causing that unless we have very very strong theoretical reasons to believe that, ठीक है, because there are lots of possibility कि कोई एक तीसरा वेरिएबल है जो इन दोनों चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से आपको ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा होगा कि that variable is causing the other variable, just like the example that we did here कि एजुकेशन लेवल इंक्रीज होने से अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। सो लोगों को वो लगेगा ठीक है, you do more education and then earn more, but it's actually it could be the way of your attitude, the discipline, the hard work which is causing you to get more education, and these are the factors which also affect your earning potential, ठीक है। So इसीलिए causality should always come from outside, and कोई भी statistical relationship causality कभी भी establish नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए एक बहुत ही popular saying है statistics में, correlation does not imply causation। जब कोई दो चीजें related हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज किसी दूसरी चीज को cause कर रही है, ठीक है। एक रैंडम एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक वेरिएबल ले लूं कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के जूते का सेल कितना हो रहा है इन यूएस, एंड यूनिवर्सिटी में बच्चों का स्कोर ऑन एवरेज ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली बच्चों का स्कोर का एवरेज, अगर मैं इन दोनों चीजों के बीच में भी अगर रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करूं, मुझे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप मिलने वाला ही है, बट आई कांट से ना कि वो जो शूज का सेल हो रहा है दैट इज कॉजिंग स्टूडेंट्स टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स
or less marks in the university. तो इसी तरीके से अगर you force statistics enough, you can get any result that you want, but it may not make sense. ठीक है? So we have to be aware of that. Correlation can never imply causation. Causation के लिए हमें we have to do more strong argumentation. We have to look for the theory. What is it saying about various factors that we have? ठीक है? इसीलिए so this was the statistical model that we have, and we can never make a causality claim from here. ठीक है? So yeah. So इसीलिए हम इसको simply क्या बोलते हैं? It's a predictive relationship कि ये जो नंबर है, एक पर्टिकुलर नंबर होगा तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना होगा. तो एनी रिलेशनशिप विच इज नॉट कॉजल, उसको आप सिंपली क्या बोल सकते हो? इट्स अ प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप. अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डिफरेंट वैल्यूज का यूज करके हम लोग प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या क्या होगा. ठीक है? डज दैट मेक सेंस? इज इट फाइन? काफी लंबा मोनोलॉग हो गया. So any doubts till this point, guys? Let me know. Are we all awake? Yes, Yes, ma'am. sir. Okay. All right. So let's take I'll pause for 30 seconds. Let that sink into you. And if you have any doubts in the meantime, feel free to ask. Okay. We will move on to the fifth step, which is, so pehle fourth step and third step was deciding the mathematical model. Fourth step was deciding, bringing into a factor of uncertainty or error into the model, and that was called the statistical model या फिर econometric model. अब हमारा fifth step पे हम आ गए हैं, which is estimating the parameters of the chosen econometric model. ठीक है? कि भाई जो भी मॉडल हमने डिसाइड किया है, ठीक है, लेट्स से दिस मॉडल दैट वी हैव डिसाइडेड हियर, अब इसके पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना मेरा एम है. ठीक है? अब मेरा एम क्या है कि B2 क्या है, B1 क्या है, ये पता करना, क्योंकि द मोमेंट आई नो देम आई विल गेट टू नो कि रिलेशनशिप इनवर्स है या डायरेक्ट है या लाइक हाउ व्हाट इज द डिग्री, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% चेंज होने से क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज्यादा चेंज होता है या बहुत माइन्यूट चेंज होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन. All of this we have to know. So the moment you establish your model, now your task becomes to figure out कि ये B1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए और ये B2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, which is, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स. पैरामीटर्स मतलब anything which is unknown in your equation, that's called parameters, and your objective is to figure out, to estimate what should this beta1 be, what should be this beta2. ठीक है? तो जो हमारा चैप्टर 2 होगा, जो चैप्टर 3 होगा, और जो मल्टीपल रिग्रेशन में भी हम लोग करेंगे, वहां पे हम ये सारे मेथड्स पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये सब मेथड्स हैं किस चीज के? B1 और B2 को एस्टिमेट करने के. तो आप जब अपना मॉडल अच्छे से स्पेसिफाई कर लेते हो, उसके बाद हमारा काम क्या होता है? एक्चुअली ये हमारा मेन काम है, राइट? हमारा मेन काम है डायरेक्शन जानना, किस लेवल का इम्पैक्ट हो रहा है, ये सब जानना. ठीक है? उसके लिए मुझे B1 B2 या जो भी मेरा मॉडल है उसके पैरामीटर्स की वैल्यू मुझे मालूम होनी चाहिए. तो वो वैल्यू हम लोग फिगर आउट करते हैं यूजिंग द डेटा दैट वी हैव, एंड देन in the later part of our course which we will be doing from the coming week, to estimate कि किस तरीके से B1 और B2 की वैल्यू को एस्टिमेट किया जाए. ठीक है? So that becomes our next step. So once you have established everything, now the task becomes finding B1 and B2 का एक estimate कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए. ठीक है? So that becomes our fifth step, which is how do you estimate the parameters? जैसे कि in this case they are B1 and B2. ठीक है? इनको estimate करना है आपको. ठीक है?
सो अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास, मेथड्स टू फाइंड एस्टिमेट्स ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, अब वो क्या मेथड्स हैं, दैट इज अ डिस्कशन ऑल टुगेदर फॉर रेस्ट ऑफ आवर चैप्टर, सो आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल एंड ऑल, बट बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, सो दिस इज समथिंग व्हिच वी विल कीप हियरिंग थ्रू आउट द कोर्स, सो वील गेट इनटू ऑल द टेक्निकल डिटेल्स देयर। तो अलग अलग मेथड्स हैं, उन मेथड्स का यूज करके हम B1 और B2 का एक एस्टिमेट निकालेंगे कि क्या वैल्यू होनी चाहिए बेस्ड ऑन द डेटा। ठीक है, ओके, सो सपोज मान लेते हैं कि वो सब हो गया है और उसके बाद आपके पास B1 और B2 की कोई एक वैल्यू, कुछ नंबर जो है आ जाएगा। ठीक है, सो द मोमेंट यू हैव दैट, अब आप क्या कर सकते हो, अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मॉडल लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल so whatever numbers I'm going to throw right now, they are just random numbers, nothing special about them, so don't worry कि ये नंबर कैसे आया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो मान लेते हैं कि मैंने पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर लिया और मेरे पास जो नंबर आया वो क्या था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है दैट इज नथिंग बट क्या होना चाहिए B1, मान लो B1 की वैल्यू आ गई 69.46 और B2 की वैल्यू क्या आ गई -0.5814 अनएम्प्लॉयमेंट UNR, मान लो ये वाला रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, just some random numbers, nothing special about them right now. ठीक है, so this is your estimate of B1 and this is your estimate of B2. ठीक है, तो आपने ये सब एस्टिमेट कर लिया। अब इसके बाद आप क्या बोल पाओगे कि ऑन एन एवरेज, ठीक है, आप कभी भी एग्जैक्ट चीजें नहीं बोल सकते कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है तो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एग्जैक्टली इतना होगा, नहीं, आप क्या बोलोगे कि ऑन एन एवरेज अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से इंक्रीज होता है तो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितने % से चेंज हो जाता है, वॉट एवर दिस नंबर इज टेलिंग यू। ठीक है, सिमिलरली अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0 है तो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना होगा 69.46। So the moment you are able to estimate your parameters, you can make some claims regarding the relationship between these two variables on average. ठीक है, हम on average बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी भी आप एक पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी हम ये नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एरर टर्म, इसीलिए हम एवरेज में बातें कर सकते हैं, एग्जैक्ट रिलेशनशिप हम कभी भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, so that's what that is what the next task becomes, which is estimation of parameters. ठीक है, so इसके बारे में हम लोग हमारा close to 30-40% of the course is going to be estimation of parameters only. ठीक है, so we will talk at length regarding this. ठीक है, so ये हमारा next step हो गया which is estimation of parameters. ठीक है, parameters estimate कर लिए, उसके बाद क्या होता है guys, any doubts in this step? I mean, although we haven't talked specifically about anything, but in general, do you get a feel of what we will be doing or what we are supposed to do? All good so far? Okay, Manas. Yes, ma'am. Just quick show of hands just to see if you guys are not sleeping and everybody's here. Okay, Khushi is here, Simran is here, Dimple is awake, Kanak is here, Shagun is also good. Okay, perfect. Okay, Akshar is also here. Okay, guys. Okay, okay. So now we are very close to kind of ending the steps that are there. ठीक है, चलो तो हम लोग 5th step हमने कर लिया कि पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर लिया। अब we are very very close to the final steps. So अभी हमारा 6th step क्या हो जाता है, checking for model adequacy. Or you can say
मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि भाई आपने एक तरीके का रिलेशनशिप बता दिया कि ये वेरिएबल्स होने चाहिए, इनके बीच में मुझे रिलेशनशिप पता करना है, बट क्या जो मॉडल, स्टेटिस्टिकल मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल आपने लिखा है, इज दैट द राइट वन? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इफ यू हैव पिक्ड अप अ रॉन्ग फॉर्म? क्या पता लीनियर नहीं होना चाहिए, क्या पता वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए था, ठीक है? क्या पता सिर्फ एक वेरिएबल नहीं ऐड करना, हमने तो यहाँ पे सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐड किया है, क्या पता बाकी चीजें भी ऐड करनी चाहिए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या रिलेशनशिप है. तो ये इन्फ्लेशन, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन भी इम्पैक्ट करता है, जीडीपी भी अफेक्ट करता है, बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे और वेरिएबल्स हो सकते हैं जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को इफेक्ट करे. तो क्या आपने अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज किया है? ये सब हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है चेक करना कि हैव यू यूज्ड द अप्रोप्रिएट मॉडल, हैव यू एडेड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. जैसे अगर अर्निंग पोटेंशियल और एजुकेशन का रिलेशनशिप चेक करना है, एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट है अर्निंग पोटेंशियल पे, तो क्या सिर्फ इन दोनों को ही चेक करें या और भी चीजें ऐड करनी चाहिए अपने मॉडल में कि पेरेंट्स का एजुकेशन क्या है, आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, आपका ये सब चीजें, शुड वी ऐड मोर वेरिएबल्स? कई बार क्या होता है हमारे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं होता, कई बार क्या होता है हमारे पास ज्यादा डेटा अवेलेबल होता है, तो आप कितने वेरिएबल्स को ऐड करो, कौन कौन से वेरिएबल्स को ऐड करो, फिर ये सब डिस्कशंस आ जाते हैं कि are you going on the right path? And in econometrics there is no right answer, like so बहुत ही एग्जैक्ट फॉर्म चीजें नहीं होंगी, आपको बहुत ट्रायल एरर, ये भी करके देखो वो भी करके देखो, इससे चीजें हो रही हैं, इस स्टेप से नहीं हो रही हैं. सो एक तरीके से जब किसी काफी सारा एविडेंस जो होता है इन लॉ, मेन एविडेंस होता है, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हो प्राइमरी एविडेंस, बट बहुत सारा एविडेंस जो है अगर मिला है तो वो इट कैन ओनली बी अ सपोर्टिंग एविडेंस, बट इट विल नेवर बी इनफ टू अक्यूज यू, या आप उस बेसिस पे आपको सजा नहीं मिल पाएगी. बट अगर सपोर्टिंग एविडेंस बहुत सारे आपके साथ इकट्ठे हो जाएं तो एक तरीके से they build a strong case in your favor or against your favor, whatever is the case. तो जब हम इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें बहुत सारा सपोर्टिंग एविडेंस कलेक्ट करना होता है, बहुत सारी चीजें प्राइमरी एविडेंस का काम नहीं करेंगी, तो हम बहुत सारे सपोर्टिंग एविडेंस को कलेक्ट करके अपना पॉइंट वर्ल्ड के सामने रखते हैं कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस आई फील दिस इज द राइट मॉडल टू परस्यू. ठीक है, so once we have done all the estimation and everything, we start talking about whether my model is good. Should I add more variables in my model to make it more robust? Robust मतलब कि values अगर डेटा बहुत चेंज हो रहा है तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट ना आए. ये सब चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बट जो हमारा 6th स्टेप हो जाता है वो है शो करना कि मॉडल अच्छा है, वेरिएबल्स ऐड करने चाहिए नहीं करने चाहिए, हमने शायद ज्यादा वेरिएबल्स ऐड कर दिए, कुछ वेरिएबल्स रिमूव करो. ये सब तरीके के थ्योरेटिकल डिस्कशंस को कैरी फॉरवर्ड करना यूजिंग वेरियस टेस्ट. तो हर चीज के लिए बहुत अलग अलग तरीके के टेस्ट होंगे इकोनोमेट्रिक्स में, वो सबको परस्यू करना, वो सबको रन करना टू मेक श्योर कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. सो दैट बिकम्स योर 6th स्टेप. सो हमारा जो कोर्स में एक आपने देखा होगा, let me show you. So yeah, okay, so अभी आपने ये वाला सेक्शन देखा होगा, स्पेसिफिकेशन एनालिसिस. तो हमारा मॉडल या स्पेसिफिकेशन एनालिसिस, तो मेरा मॉडल में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल ओमिट तो नहीं कर दिया है, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल तो नहीं ऐड कर दिया है, मेरा मॉडल जो मैंने स्पेसिफाई किया है, इज दैट अ गुड मॉडल? सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ डिस्कशन. सो ये भी हम लोग चैप्टर नंबर 7 में करेंगे. ठीक है, सो एक तरीके से स्टोरी फिट होती हुई दिख रही है
कि अभी तो हम लोग पूरा डिस्कशन ये कर रहे हैं कि इकोनोमेट्रिक्स में होता क्या है, ठीक है। अब जो 5th स्टेप है विच इज एस्टिमेशन, दैट विल बी द मेजॉरिटी ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है, दिस पोर्शन लाइक टिल दिस पॉइंट, ठीक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को एस्टिमेट करना 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, मल्टीपल वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल फॉर्म्स, जैसे कौन सा मैथमेटिकल फॉर्म यूज किया जाए, वो एक प्रीवियस स्टेप का पार्ट हो जाता है, ठीक है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, डमी वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है। वो सब यू नो लाइक उसी इस डायरेक्शन में, इसी सीक्वेंस में हम लोग सारी चीजों को करेंगे। सो ये आपका एस्टिमेशन का हिस्सा होता है। फंक्शनल फॉर्म्स जो है आपका मैथमेटिकल मॉडल डिसाइड करने वाला हिस्सा होता है। ये आपका एक अलग स्टेप होता है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आपने मॉडल में किस तरीके से स्पेसिफिकेशंस किए हैं, आर यू गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन और नॉट। एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज, जब आप पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हो, यू कीप सम अजम्पशंस कि अगर ये होगा तो ये मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है। वो मेथड को अज्यूम करके आप वो पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हो। बट जब वो अजम्पशंस आपकी वायलेट हो जाती हैं, उस केस में किस किस तरीके से रेमेडीज की जाए, वो ये वाला डिस्कशन होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन assumptions are violated and how do you proceed with that, ठीक है। So I think after this entire discussion you might start getting a feel of your entire syllabus कि किस तरीके से चीजें होने वाली हैं, ठीक है। Okay, so coming back, आप क्या करोगे, हम लोग अलग अलग जो है टेस्ट को रन करेंगे टू चेक वेदर वी आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर मॉडल and in terms of what variables should we add, what variables should we skip, ठीक है। So that is our 6th step। and ये सब टेस्ट करने के बाद कि भाई हमें पता चल गया कि चलो ठीक है हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो मॉडल हमें चूज करना था वही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑल गुड, ठीक है, एवरीथिंग साउंड्स गुड, या जो भी अगर अच्छी चीजें नहीं भी चल रही थी तो आपने नेसेसरी चेंजेस कर दिए, ठीक है। द मोमेंट यू डू दैट, अब आपका फाइनल काम क्या था, जब हमने वो क्वेश्चन, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, उस क्वेश्चन से टू चेक कि इकोनॉमिक कंडीशन का इम्पैक्ट क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे, डू पीपल एंटर और एग्जिट। सो इसका मतलब क्या है, मुझे ये जानना है कि इनके बीच का रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। Which effect is dominating? Is it the added worker hypothesis or is it the discouraged worker hypothesis? तो basically अब हमारा final step क्या होगा, that is testing the hypothesis, testing the hypothesis, ठीक है, from the model, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग तरीके के हाइपोथेसिस होंगे। तो जैसे आपने अपने प्रीवियस कोर्स स्टैटिस्टिक्स कोर्स में देखा होगा, हम अलग अलग तरीके के हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे थे। किसी हाइपोथेसिस, जैसे यूजुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता था कि एक एम्प्लॉयर है जिसको लगता है कि मेरा जो फ्रिज, लेट्स से फ्रिज मैन्युफैक्चरर, कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर इतना है, ठीक है। तो आपने बहुत सारे सैंपल्स और फ्रिज मंगाए और चेक किया कि इसके लिए टेम्परेचर इतना था, इतना था, इतना था। फिर हमें क्या बोल दिया जाता था कि बेस्ड ऑन दिस सैंपल क्या आप हमें बता सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है क्या वो सही है या वो क्या गलत है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे अलग अलग तरीके के हाइपोथेसिस यहाँ पे भी हो सकते हैं। जैसे मी एज ए रिसर्चर आई कैन हैव अ स्टार्टिंग हाइपोथेसिस कि मुझे लगता है कि यू नो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब इंक्रीज होता है तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉल होना चाहिए। सो मेरा रिलेशनशिप मेरे दिमाग में क्लियर है, बट अब मुझे ये वाली हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि वेदर द थिंग विच आई थिंक इज द ट्रूथ, इज दैट एक्चुअली द ट्रूथ, ठीक है। सो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग अलग अलग तरीके से करते हैं। वंस वी हैव डन, यू नो, वी हैव केटर्ड विद ऑल द एस्टिमेशन पार्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडल पार्ट एंड चेकिंग कि हमारा मॉडल अच्छा है या नहीं, फिर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। काफी सारे हाइपोथेसिस इस तरीके के होते हैं कि आप डायरेक्शन के बारे में जानना चाहते हो कि कोई चीज इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। कई चीजों में आप किस डिग्री से चेंज होती है उसमें भी इंटरेस्टेड होते हो। सो अलग अलग हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है फाइनली, ठीक है। सो
हम लोग पैरामीटर्स को तो एस्टिमेट करना चाहते ही हैं कि वो नंबर क्या है, बट अलग अलग तरीके की हाइपोथेसिस को भी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सो फाइनली ये सब करने के बाद आई थिंक समबडी हैड समथिंग टू से. Any doubts, guys, till this point? No, ma'am. Okay, so okay, perfect. So इसके बाद ये सब करने के बाद हमारा the final step is using the model for prediction. Using the model for prediction. Or you can say forecasting. कि अब जैसे ये पूरा मॉडल रन कर लिया, ठीक है, तो ये जो मॉडल रन किया तो इसके लिए तो मेरे पास 2022 तक का ही डेटा था, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट का 2022 तक का डेटा और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का भी 2022 तक का डेटा। मान लो मुझे ये 2023 में भी प्रिडिक्ट करना हो कि मेरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होगा, तो अगर ये वाले मॉडल को आप प्रिडिक्शन के लिए भी यूज करोगे, फॉरकास्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, once you have made sure that your model is fine and you have run appropriate test, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर 2023 अगर पता होगा, या जो भी हमारे सरकार ने एक बाउंड्री सेट किया कि हाँ हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को इसके बीच में रखेंगे, इससे ऊपर या इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्रिडिक्ट कि आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना रहने वाला है, ठीक है। सो दैट कैन बी डन, ठीक है। सो आप क्या करोगे, उसको कोई भी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए या फॉरकास्ट करने के लिए अपने मॉडल को फाइनली यूज करोगे, ठीक है। और फिर जरूरी नहीं है कि जो चीजें हम प्रिडिक्ट करें वो सही ही हो। फिर जब 2023 प्रॉपरली आ जाएगा तब वहां पे रियल नंबर्स भी आएंगे, असली अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा मान लो 10% है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट हमें डेटा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का भी पता होगा, रियल डेटा जो असली में हुआ है, और हमारा प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी होगा। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन फिगर आउट कि हमने कितना एरर किया इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन। सो प्रिडिक्शन एरर और ये सब निकालना becomes easier once you get to see the actual data later on, ठीक है। सो ये हमारे सारे के सारे स्टेप्स होते हैं टू डू एन इकोनोमेट्रिक स्टडी। तो कल को अगर आप रिसर्चर्स बनोगे, कुछ एस्पायरिंग रिसर्चर्स हैं अगर हमारे बीच, एंड आई विश कि हो, ठीक है, तो क्या होने वाला है, ये सारे प्रोसीजर्स आप फॉलो करोगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन होगा, फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिटरेचर क्या क्या है मार्केट में अवेलेबल, वॉट एवर हैज हैपेंड सो फार इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, यू विल स्टडी दैट, यू विल सी व्हाट आर द प्रिवेलेंट हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद you will be looking at the appropriate data which will help you in analyzing that. You will figure out what is the mathematical equation, किस तरीके का इक्वेशन का यूज करके आप मॉडल को रन करो। फिर स्टेटिस्टिकल मॉडल आप रन करोगे, जो भी आपके पास स्टेटिस्टिकल मॉडल है उसके अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स को आप एस्टिमेट करोगे, ठीक है। फिर आप चेक करोगे कि कहीं कुछ और चीजें तो नहीं ऐड करनी थी, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट तो नहीं करनी थी, मॉडल का फंक्शनल फॉर्म अच्छा रखा है कि नहीं, ये सारी चीजें मेक श्योर करोगे कि ये सब अप्रोप्रिएट है या नहीं, ठीक है। वंस यू आर डन विद दैट, फिर फाइनली आप अपने हाइपोथेसिस जो भी आप लेके चले थे दिमाग में उसको टेस्ट करोगे, देखोगे कि क्या जो आप सोच रहे थे वो असली है या क्या आपको एविडेंस मिला है अगेंस्ट बिलीविंग व्हाट यू एक्चुअली डिड, ये सब करोगे। एंड फाइनली इफ दैट इज योर रिक्वायरमेंट यू कैन ऑल्सो यूज दिस मॉडल फॉर प्रिडिक्शन, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इन स्टडीइंग एनीथिंग थ्रू द इकोनोमेट्रिक लेंस, ठीक है। सो अब मुझे क्विकली जो है क्या करना है, अब एक एक करके, अभी वी हैव हाउ मेनी पीपल, वी हैव एग्जैक्टली 8 पीपल, वी हैव 8 स्टेप्स। तो अभी एक एक करके 1 by 1 हमें let's revise all the steps, ठीक है, कि क्या क्या steps हैं। and so step 1, ठीक है, so summarize, I'm summarizing
So, okay, so let me start. So, Akshaj, can you mention what is the first step that should be followed? मैम आई जॉइन लेट, फर्स्ट चलो, स्टेप ही नहीं पता okay. मुझे। चलो बाकी आता है। तो अक्षत से हम लोग थर्ड स्टेप के बाद पूछेंगे। ओके, हिमांशु, कैन यू मेंशन द फर्स्ट स्टेप? Ma'am, is it theory? Yes, so finding out what is the statement of theory. ठीक है, इन दिस केस हमारे पास क्या क्या थियरीज अवेलेबल थी? एडेड वर्कर हाइपोथेसिस, and what else? Discouraged worker hypothesis. Okay, so that is our first step. Second step, okay, Dimple, can you tell us the second step? It's collecting data. Collection of data. Perfect. Okay, so that is our second step. Okay, Akshaj, third step. Specifying the mathematical model Perfect. of LFPR. Yeah, so you find what is the mathematical model. ठीक है, सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कौन सा मॉडल जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिखा था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दैट इज B1 प्लस B2 unemployment rate. Okay, so Kanak, can you help us with the fourth one? The fourth one is specifying the statistical model. Perfect. So statistical model specify करते हैं हम लोग / econometric model, like it's the same thing. ठीक है, so हमने क्या किया था? We did the same thing, just we added a more practical thing, which is error term को हमने introduce किया हमारे model में. So random error term. ठीक है, okay, Khushi, can you help us with the fifth one? Estimating the parameters of the chosen econometric model. Perfect. So parameter estimation. ठीक है, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या लिख दिया था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है दैट इज 69.46 माइनस 0.58 समथिंग समथिंग UNR. ठीक है, इस तरीके से हमने एस्टिमेट किया था. ओके, okay, fine. What is the, okay, so Manya, can you tell us the sixth one? I'm checking for model adequacy, model specification testing. Perfect. So model adequacy को check करना है. Adequacy check. So basically we have to see कि क्या यहाँ पे unemployment के साथ कोई और variable तो add नहीं हो रहा है, functional form ठीक है या नहीं, ये सब. ठीक है, so ये सब हम लोग check करेंगे कि मान लो कि कोई labor force participation rate, कोई एक अलग नंबर माइनस अलग नंबर अनएम्प्लॉयमेंट, एंड लेट्स से देयर इज सम अदर वेरिएबल, लेट्स से z, दैट शुड आल्सो बी एडेड. इट कुड हैपन कि आपको और वेरिएबल्स ऐड करने पड़े. ठीक है, सो जस्ट आई एम जस्ट यूजिंग दिस फॉर एग्जांपल. ओके, सो सिक्स्थ स्टेप. उसके बाद शगुन, कैन यू हेल्प अस विद द सेवेंथ वन? Testing the hypothesis from the model. Perfect. So we will do the hypothesis testing. सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस किस तरीके की हो सकती है कि मेरे जो मे बी डायरेक्शन है वो किस तरीके की है. जैसे वन एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस कुड बी कि जो मेरा B2 पैरामीटर है, इज इट पॉजिटिवली स्लोप्ड और इज इट नेगेटिवली स्लोप्ड. सो इज इट नेगेटिवली स्लोप्ड और पॉजिटिवली स्लोप्ड, चेकिंग दैट हाइपोथेसिस. ठीक है, ओके. सिमरन, कैन यू हेल्प अस विद द फाइनल वन? Using the model for prediction of forecasting. So predict करना मॉडल को, prediction. So basically मान लो कि for a given unemployment rate, labor force participation rate क्या होगा, ये predict करना. ठीक है, labor force participation rate. ठीक है, okay. So
I hope we have no doubts in the basic overview, and so far we have got a feel कि ये subject क्या होने वाला है, ठीक है? So I think I'm planning to send you a very simple paper, or maybe I can share the one that I did, ताकि आपको एक real econometric paper कैसा होता है उसकी थोड़ी सी feel आएगी, जिससे थोड़ा सा और you would find it more and more interesting. So I will look for some papers which are easy, very very easy to understand, and उसमें you can see all of these steps happening कि mathematical model है, statistical model है, parameters को estimate किया है, hypothesis भी test की है, बहुत सारे test भी किए हैं to do that, ठीक है? So yeah, I will send you all of that, ठीक है? So okay, guys, I think today let's pause here only. In our next lecture, which is going to be next Saturday, we will start with chapter number 2. अब हम proper mathematical चीजें जो भी हैं करने के लिए, we will start doing that, because now we've gotten a very nice overview of the course, stepwise how things go. We also know that, okay? So yeah, we will be continuing in our next class, which will be the coming Saturday, regarding the next chapter, which is chapter number 2. तो हम लोग linear regression मतलब estimation कैसे होता है उस part पे बात करना शुरू करेंगे, ठीक है? So yeah, I think that's it from my side in terms of the concepts today. Thank you. So I will stop recording now.